अब आप ये देखिए कि आज जब राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली तो इस दौरान राहुल गांधी में दो बड़े बदलाव कौन से नजर आए। आज राहुल गांधी थोड़े बदल गए। पहला बदलाव तो यह था कि आज राहुल गांधी ने अपनी सफेद टी शर्ट की जगह सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था, जबकि सफेद टी शर्ट राहुल गांधी के लिए काफी लकी मानी जाती है। इसी सफेद टी शर्ट में वो बड़े लोकप्रिय हुए और वर्ष 2004 में जब राहुल गांधी पहली बार अमेठी से सांसद चुनकर लोकसभा में आए थे तब उन्होंने नेताओं के पारंपरिक पहनावे को ही अपनाया था और वो सफेद कुर्ते पजामे में ही हर जगह नजर आते हैं। आज 2004 की उनकी तस्वीर निकाली है, देखिए, तब ऐसे बनकर आए थे वो, जैसे हमारे यहां नेता रहते ही हैं। फिर राहुल गांधी ने वर्ष 2022 तक इसी सफेद कुर्ते पजामे में अपनी राजनीति की, लेकिन उनके इस रूप को और इस पहनावे को जनता ने तब ज्यादा पसंद नहीं किया और इस सफेद कुर्ते पजामे में राहुल गांधी को वो राजनीतिक सफलता नहीं मिली जो उन्हें आज मिल रही है। लेकिन सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यह सफेद टी शर्ट पहनना शुरू किया और तब से लेकर लोकसभा में शपथ लेने तक वो इसी सफेद टी शर्ट में हर रोज हर जगह लोगों को दिखाई दिए और इसी सफेद टी शर्ट में देखकर लोगों ने उन्हें बड़ा पसंद किया, क्योंकि देश में पहली बार हमारे देश की जनता ने एक नेता को इस तरह के पहनावे में देखा जो बाकी के पारंपरिक नेताओं से बिल्कुल अलग दिखता था। ऐसे टी शर्ट पहने हुए हमारे देश में किसी लोगों ने नेताओं को देखा नहीं था, तो ये एक नई बात थी और लोगों ने इसे पसंद किया। और बहुत सारे जो युवा थे, देश के लोग थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे राहुल गांधी हमारे जैसे ही दिखते हैं, हमारी तरह ही बातें करते हैं, क्योंकि वो बातें भी बड़े सरल अंदाज में, सरल हिंदी में किया करते थे। लेकिन इसके बावजूद आज पहली बार जब उन्हें संवैधानिक पद मिला तो यह संवैधानिक पद मिलते ही राहुल गांधी ने अपनी इस सफेद टी शर्ट की जगह वही पुराना सफेद कुर्ता पजामा पहन लिया। अब आपसे मेरा यह सवाल है कि आपको राहुल गांधी सफेद टी शर्ट में और पैंट्स में अच्छे लगते थे या फिर आपको राहुल गांधी इस सफेद कुर्ते पजामे में अच्छे लगते हैं? आप चाहें तो हमें भी बता सकते हैं, वरना राहुल गांधी को भी आप बता सकते हैं। उनके सारे सोशल मीडिया के एड्रेस आपके पास हैं, उन्हें भी आप लिख सकते हैं कि आपको राहुल गांधी किस रूप में पसंद आते हैं, कुर्ते पजामे में या टी शर्ट में। अब देखिए दूसरा बदलाव, इसी तरह लोगों ने राहुल गांधी को चुनाव प्रचार के दौरान खटाखट वाले हिंदी के भाषणों के लिए पसंद किया था। आपको याद होगा जब वो बाहर जाते थे चुनाव प्रचार के लिए तब वो बहुत ही सरल आम बोलचाल की भाषा में अपना भाषण दिया करते थे। लेकिन आज जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने अपना पहला भाषण दिया तो उनका यह भाषण खटाखट वाली सरल हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में था, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज इस बार संसद में दबाई नहीं जाएगी। Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker, sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker, sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker, sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India.
तो अपने चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी कहा करते थे कि मैं इस देश के एक आम नागरिक की तरह आपसे मिलने आया हूं, और वो एक देश के आम नागरिक की तरह बात करते थे। लेकिन आज वो नेता प्रतिपक्ष की तरह बात कर रहे थे, आज वो एक बड़े नेता की तरह बात कर रहे थे। लेकिन हम आज ये कहना चाहेंगे कि नेता विपक्ष रहते हुए भी राहुल गांधी टी शर्ट पहन सकते हैं, और नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी वो सरल हिंदी में बात कर सकते हैं, सरल हिंदी में अपने भाषण दे सकते हैं। ये दोनों बातें संभव हैं। भारत में 90% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा ना तो लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, और ना समझ सकते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी का अंग्रेजी भाषा में आज का भाषण भारत के बहुत सारे लोगों को आज शायद समझ ही नहीं आया होगा। जो उनके वोटर हैं, जिन्होंने राहुल गांधी को इस बार वोट दिया है, उन्हें भी समझ में नहीं आया होगा। और इस बात को अब इसलिए भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि राहुल गांधी अब भारत के 142 करोड़ लोगों की लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, और हमें लगता है कि उन्हें वही भाषा बोलनी चाहिए जो हमारे देश के लोग समझते हैं। और सबसे ज्यादा भाषा जो लोग हमारे समझते हैं वो है हिंदी भाषा। और राहुल गांधी ने भी तो इस बार रायबरेली से सांसद बने रहने का फैसला किया। रायबरेली मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश मतलब हिंदी भाषी राज्य, उत्तर प्रदेश का यह भी मतलब है कि जितना हिंदी बेल्ट की जो है वो राजनीति, और हिंदी बेल्ट की अगर राजनीति करनी है तो वो राजनीति हिंदी में ही हो सकती है। राहुल गांधी गांधी परिवार के तीसरे ऐसे सदस्य हैं जिन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। सबसे पहले राहुल गांधी के स्वर्गीय पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वर्ष 1989 से 90 के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला था। उस समय देश में वीपी सिंह की सरकार थी। उसके बाद उनकी पत्नी और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी वर्ष 1999 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नेता प्रतिपक्ष रही, और अब सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी 53 वर्ष की उम्र में भारत की 18वीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बने हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक नेता प्रतिपक्ष के क्या कर्तव्य और क्या जिम्मेदारियां होती हैं? लोकसभा की रूल बुक के मुताबिक, वो रूल बुक कहती है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष शैडो प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में होता है, जो सरकार के गिरने पर और जरूरत पड़ने पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बन सकता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण पद है। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने तो यहां तक कहा था कि नेता प्रतिपक्ष प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होता है। हालांकि तथ्य कहते हैं कि पिछली 17 लोकसभाओं में जितने भी नेता प्रतिपक्ष रहे, उनमें 3 नेता प्रतिपक्षी प्रधानमंत्री बन पाए, जिनमें राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और पीवी नरसिम्हा राव का नाम शामिल है। और इनमें भी पीवी नरसिम्हा राव और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद अगली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने थे, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी 4 बार, सुषमा स्वराज 1 बार, बाबू जगजीवन राम 1 बार और शरद पवार भी 1998 से 99 के बीच 1 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, लेकिन वो कभी भी प्रधानमंत्री बन नहीं पाए। दूसरा, नेता प्रतिपक्ष का कर्तव्य होता है कि वो लोकसभा के सभी सत्रों में हिस्सा लें और सत्ता पक्ष की विवेचना करने के साथ उसका सहयोग करें, ताकि लोकसभा में राजनीति कम और काम ज्यादा हो। और अगर हंगामे के कारण लोकसभा में कामकाज सुचारू रूप से नहीं होता तो इसके लिए सत्ता पक्ष के साथ नेता प्रतिपक्ष भी जिम्मेदार होता है। तीसरा, नेता प्रतिपक्ष होने के कारण अब राहुल गांधी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन जाएंगे, और यह वो कमेटी है जो सरकार के खर्चों की जांच करती है। यानी अब राहुल गांधी सरकार से पूरा हिसाब किताब ले सकते हैं, यह उनका अधिकार है। औपचारिक रूप से वो सरकार से उनका सारा लेखा जोखा और सारा हिसाब किताब ले सकते हैं। चौथा, राहुल गांधी अब उस कमेटी का भी हिस्सा बनेंगे जो सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन और भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। और इस पैनल में उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी और कोई एक कैबिनेट मंत्री भी बैठेंगे। तो ये 3 सदस्यों की कमेटी होती है जो ये सारे बड़े बड़ी नियुक्तियां करती हैं। इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, और तीसरा जो व्यक्ति होता है मेंबर, वो होता है नेता प्रतिपक्ष। और अब राहुल गांधी को आप नरेंद्र मोदी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ एक टेबल पर बैठे हुए देखेंगे, और वो ये सारे जो बड़े बड़ी नियुक्तियां होंगी उसमें उनकी राय ली जाएगी और वो उसमें बराबरी के भागीदार होंगे। एक बहुत बड़ा बदलाव देश की राजनीति में आ रहा है। पांचवां,
नेता प्रतिपक्ष को सदन में बोलने के लिए विशेष अनुमति या पहले से कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती और इसीलिए राहुल गांधी अब जब चाहें संसद में कोई भी मुद्दा सरकार के खिलाफ उठा सकते हैं, जब चाहे बोल सकते हैं और लोकसभा में जब चाहे वो अपना भाषण दे सकते हैं। आपको याद होगा पिछली लोकसभा के दौरान उनका सबसे बड़ा आरोप क्या था कि मेरी आवाज को दबा दिया जाता है, मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता और मैं जब भी कोशिश करता हूं कि मैं बोलूं मेरी आवाज को दबा दिया जाता है। यह उनका सबसे बड़ा आरोप था। तो देखिए देश की जनता ने इस आरोप को सुना कि भाई राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा लोकसभा में, मेरी आवाज को दबा दिया जाता है। इसलिए इस बार भारत की जनता ने ऐसा फैसला सुनाया और राहुल गांधी को कहा कि अब आप जितना चाहे अगले 5 साल बोलिए, जब चाहे बोलिए, जिस मुद्दे पर चाहे बोलिए, जैसा चाहे वैसा जो आपको ठीक लगता है आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर करिए। तो यह राहुल गांधी की बहुत बड़ी शिकायत इस देश की जनता ने इस बार दूर कर दी है। अब हमें यह देखना होगा कि 17वीं लोकसभा में राहुल गांधी कितनी बार बोले थे, उन्होंने कितने मुद्दे उठाए थे और अब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद वो अगले 5 साल में देश में लोकसभा में कितने भाषण देते हैं, कितने मुद्दे उठाते हैं और अब उनका खुद का प्रदर्शन इस पद पर कैसा रहता है। छठा, नेता प्रतिपक्ष जब चाहे सरकार से किसी भी मुद्दे पर जवाब मांग सकता है और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में विपक्ष के सभी सांसदों का नेतृत्व करता है और इसीलिए उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे विपक्ष को एक साथ अपने साथ लेकर चले, एकजुट रखे। 7वां, लोकसभा में होने वाली बहस का नेतृत्व भी नेता प्रतिपक्ष ही करता है और नेता प्रतिपक्ष ये भी मांग कर सकता है कि लोकसभा में किन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। और आखिरी पॉइंट ये कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष को पहली पंक्ति में बैठाया जाता है और उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार के तमाम बड़े कार्यक्रमों में उपस्थित रहें, ना कि उनका बहिष्कार करें। राहुल गांधी इससे पहले बहिष्कार की राजनीति करते आए हैं, वो कहीं भी जाते नहीं थे, सरकार के हर कार्यक्रम का बहिष्कार करते थे, लेकिन अब उन्हें बराबरी की भागीदारी निभानी पड़ेगी। यानी जिस तरह पहले राहुल गांधी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में, 26 जनवरी के मौके पर गणतंत्र दिवस के समारोह में या फिर स्वतंत्रता दिवस के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए, अब वो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ऐसा नहीं कर पाएंगे और अब उन्हें गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर सुबह सुबह जल्दी उठकर वहां पर पहुंच जाना होगा और उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो सरकार की विवेचना करने के साथ साथ उसका सहयोग करते हुए भी नजर आए। देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूं। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। तो राहुल गांधी अब 54 वर्ष के हो गए हैं। इसी जून के महीने में वो 54 वर्ष के हो गए हैं और 54 वर्ष की उम्र में उनके जीवन में एक बहुत बड़ा ये बदलाव आया है, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मोड़ आया है। और 54 वर्ष की उम्र में, और अगर आप देखेंगे तो पिछली बार उनकी लोकसभा में जो अटेंडेंस थी 50% के आसपास थी और अब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनसे ये उम्मीद की जाएगी कि अब उनकी अटेंडेंस इससे कहीं ज्यादा हो। अब उन्हें हर रोज सदन में आना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, छुट्टियां कम लेनी पड़ेंगी। छुट्टियां तो शायद आजकल वो ले भी नहीं रहे हैं। विदेश भी अब कम जाना होगा और बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर आ गई है। और अब ये देश, उनके जो बहुत सारे समर्थक हैं वो तो उन्हें भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं, लेकिन ये देश बड़ा समझदार है, जनता बड़ी समझदार है। जैसा मैंने आपको कहा, पहले वो कहते थे मुझे बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए जनता ने उन्हें यह मौका दे दिया कि अब आप बोलिए अगले 5 साल तक। लेकिन जनता यह भी देखेगी कि नेता प्रतिपक्ष प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होता है, यानी शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है वो देश का। तो शैडो प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में राहुल गांधी का प्रदर्शन कैसा होता है, तब जनता ये जब देखेगी तब वो सोचेगी कि अब इन्हें असली प्रधानमंत्री बनाना है या फिर इन्हें शैडो प्रधानमंत्री ही बनाकर छोड़ देना है। यह जनता तय करेगी अगले 5 साल में। इसलिए यह बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी चुनौती है राहुल गांधी के लिए।
अब देखिए कि आज नेता प्रतिपक्ष बनते ही पहले ही दिन कैसे राहुल गांधी को एक बड़ा झटका भी लग गया। आज स्पीकर के चुनाव के बाद ओम बिरला ने वर्ष 1975 में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पेश कर दिया और इस प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में 2 मिनट का मौन रखा गया और स्थिति यह हो गई कि हंगामे के बावजूद राहुल गांधी को अपनी ही दादी इंदिरा गांधी के एक गलत फैसले के खिलाफ आए निंदा प्रस्ताव में न सिर्फ शामिल होना पड़ा बल्कि इमरजेंसी के विरोध में रखे गए मौन के दौरान भी वो सदन में मौजूद थे, ये जानते हुए देखते हुए कि ये मौन और ये प्रस्ताव उनकी अपनी दादी इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया है। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। इमरजेंसी के खिलाफ यह निंदा प्रस्ताव इसलिए आया क्योंकि भारत में इमरजेंसी को लगे अब 49 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब ये 50वां वर्ष शुरू हो गया है। और किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि वो इतिहास में हुई बड़ी बड़ी गलतियों को कभी ना भूले और देश के लोगों को ये बताए कि उस इमरजेंसी के काल में कैसे देश के संविधान को कागज का एक टुकड़ा बना दिया गया था। और आज जब लोकसभा के माध्यम से इमरजेंसी की निंदा की गई तो राहुल गांधी को भी इस निंदा में ना चाहते हुए शामिल होना पड़ा। लेकिन आज राहुल गांधी के सामने भी देश के लोग एक सवाल जरूर रखेंगे और उनसे एक सवाल पूछेंगे, वो ये कि राहुल गांधी अपने आप को इस समय संविधान का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं। जब शपथ लेते हैं तो संविधान अपने हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करने के लिए यहां पर आया हूं। चुनाव प्रचार भी उन्होंने पूरा जब किया तो यही बताते रहे कि संविधान खतरे में है और वो संविधान की रक्षा करने के लिए आए हैं। लेकिन अब सवाल उनसे यह है कि 1975 में जब इस संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी, इस संविधान का सबसे बड़ा अपमान उनकी अपनी दादी इंदिरा गांधी ने किया था। क्या राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से उस फैसले की आलोचना करेंगे? क्या उस फैसले का विरोध करेंगे? क्या राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से कभी यह कहेंगे कि हां, मेरी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गलत किया था, मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने 1975 में इमरजेंसी लगाकर गलती की थी? बड़ी बात यह है कि अगर आज वो अपने आप को संविधान का सबसे बड़ा रक्षक मानते हैं तो जब संविधान का सबसे बड़ा अपमान हुआ तो क्या वो उसकी आलोचना नहीं करेंगे? क्या वो उस अपमान का विरोध नहीं करेंगे या सिर्फ इसलिए चुप रह जाएंगे क्योंकि ये काम उनकी दादी ने किया था और ये काम उनकी अपनी पार्टी ने किया था? तो देश की जनता ये भी देख रही है और ये राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा है कि वाकई वो संविधान को गंभीरता से लेते भी हैं या नहीं।